Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about FRBM Act 2023 यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो क्या है ये और अभी जो न्यूज़ में ये रिपोर्ट आई है कैग की, वो क्या है, इन सब पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी कैग ने रिपोर्ट पेश किया है, जो कि ये एनुअल रिपोर्ट ये हर साल पेश करता है। तो अभी इसने जो रिपोर्ट दिया है वो 2020 फाइनेंशियल ईयर 2023 24 का एनुअल रिव्यू रिपोर्ट दिया है। इस पर फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2023 पर पार्लियामेंट में इसने अभी एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें जो रिव्यू दिया गया है वो ये दिया गया है कि इंडिया अपने लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और आने वाले समय में इंडिया की जो इकोनॉमी है और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है और ख़ास तौर पर वो डेप्ट से फ्री होने वाली है। क्योंकि अगर आप ये की हाइलाइट्स देखेंगे ना, कैग की जो ये रिव्यू रिपोर्ट है, इसमें अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे तो क्या हाइलाइट्स हैं, लाइक जैसे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट है, कर्ज है, ऋण है ना, वो डिक्लाइन होकर कितना आ गया, 57% आ गया है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्च 2024 में कितना आ गया, 57% आ गया है। किसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2020 है ना, 2020 में अगर आप देखेंगे, यानी कि 2020 से 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कितना था, 61.38% था। इसके कंपैरिजन में अभी कितना हो गया, 57% हो गया है ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का। इसके साथ ही जो जनरल गवर्नमेंट डेप्ट है, जनरल गवर्नमेंट डेप्ट क्या होता है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों के डेप्ट को मिलाकर बताए जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसको कहा जाता है जनरल गवर्नमेंट डेप्ट। तो जो जनरल गवर्नमेंट डेप्ट है ये भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये इसका जो टारगेट एफआरबीएम में सेट किया गया था एक्ट में, वो 60% का टारगेट सेट किया गया था। लेकिन इस टारगेट से अभी भी ये बहुत दूर है। अभी जो कम हुआ है, पहले अगर देखेंगे तो आप 2022 में ये जीडीपी का 83% था, लेकिन अभी 2023 मार्च का अगर आप देखेंगे तो 81.3% ये आया है। तो यानी कि अपने टारगेट से अभी भी ये बहुत दूर है। तो यहाँ अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट तो कम हुआ है काफ़ी, इसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस पर अभी काम करने की ज़रूरत है जनरल गवर्नमेंट डेप्ट में, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही डेप्ट मिलाकर देखा जाता है। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस ये एक ऐसा सिस्टम है, या हम कह सकते हैं कि ये इस चीज़ को दिखाता है कि गवर्नमेंट कितना कैपेबल है अपने डेप्ट को कम करने में। तो अगर आप देखेंगे कि जो डेप्ट और जो जीडीपी है, इनका रेशियो अगर टाइम के साथ साथ स्टेबल रहता है या कम होता है ओवर द लॉन्ग टर्म, तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी है और सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसीज बन रही है और इंडिया एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो सेंटर्स डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है ना, ये अभी कितना था पहले 2020 में और फाइनेंशियल 2020 टू 21 में, तो अभी हमने पीछे देखा कि 61.38% था, जो कि डिक्लाइन होकर कितना आ गया, 57% आ गया इस फाइनेंशियल ईयर में। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसी है वो अपने आप में काम कर रही है और जीडीपी के रेशियो में डेप्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है बढ़ने के बजाय। वहीं अगर देखा जाए तो में एक रिव्यू ये भी दिया गया कि गवर्नमेंट ने अभी तक जो है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में के एंड तक आप देखेंगे 31.11 लाख करोड़ रुपीस का जो टैक्स है वो लिया ही नहीं, वो वसूला ही नहीं, उसने गवर्नमेंट ने लोगों से लिया ही नहीं है। और अभी अगर देखा जाए तो ये जो 2023-24 में का जो ये पैसा है, जो टैक्स के रूप में पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है, ये 2020 टू 23 से कितना है, 9.81 लाख करोड़ ज़्यादा है। यानी कि अगर इसमें से 9.81 लाख करोड़ कम कर दिया जाए तो कितने कब का आ जाएगा, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का ये निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा है वो लोगों के पास, यानी लोगों ने अभी तक टैक्स पे नहीं किया है। कितना टैक्स अभी तक नहीं पे किया है, 31.11 लाख करोड़ रुपया टैक्स के रूप में इसी तरह से ही मार्केट में पड़ा हुआ है। तो ये भी इस रिपोर्ट में दिया गया। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 क्या है, इस पर अगर हम बात करेंगे तो इसको लाया गया था 2003 में। क्यों लाया गया था,
ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का उसको रिड्यूस किया जा सके और प्रमोट किया जा सके लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। और इसके साथ-साथ इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी था कि जितना हम फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो हमारा डेब्ट है अगर हम उसे कम कर लेते हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर कर्ज़ बहुत कम रहेगा या ना के बराबर कर्ज़ रहेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव से एफआरबीएम एक्ट को लाया गया और इसमें टाइम टू टाइम कई बार अमेंडमेंट किए गए। लाइक टू जैसे कुछ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, तो जो टारगेट हम लोग सेट करते हैं, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कोविड-19 के समय कुछ चेंजेस किए गए। जैसे इसके जो गोल्स हम लोग सेट करते हैं, है ना? कि सेट न्यू डेब्ट रिडक्शन गोल्स और नए 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 जो डेब्ट ले रहे हैं या वो उधार लिया जा रहा है, कर्ज़ लिया जा रहा है, उसको कम से कम लिया जा सके, ऐसा गोल सेट किया जाता है। दूसरा कि इसमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जो फिस्कल मैनेजमेंट है, वो कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस या अनसर्टेनिटीज़ के समय कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। लाइक जो है 2004, 12, 15 एंड 18 में टू रिवाइज़ डेफ़िसिट टारगेट, जो डेफ़िसिट टारगेट थे उनको रिवाइज़ किए गए। यानी कि जैसे हमने अभी देखा कि 60% जीजीडी का यानी कि जो जनरल गवर्नमेंट डेब्ट है, उसका टारगेट कितना सेट किया गया है? 60% सेट किया गया। तो डेफ़िसिट जो टारगेट है वो 60% तय किया गया। तो इस तरीके का जो टारगेट है उसमें चेंजेस ले आए जा सकते हैं। तो इसमें की प्रोविज़न्स क्या हमें देखने को मिलता है? जैसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर तय की गई है फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कि फाइनेंस मिनिस्टर हर 6 महीने पर यानी हाफ ईयरली पर एक फिस्कल ट्रेंड्स को लेकर एक रिव्यू रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस में लेकर आएँगे। और इसके साथ-साथ मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसीज़ भी इसमें बताई गई है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कुछ फिस्कल इंडिकेटर्स लाइक जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट है एज़ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो 3 ईयर रोलिंग टारगेट क्या होने वाले हैं फिस्कल इनको लेकर, है ना? जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको लेकर आगे मतलब जो 3 साल का जो डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट होगा वो क्या रहेगा, फिस्कल डेफिसिट का क्या रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट कितना रहेगा, इस पर वो एक आउटलाइन यहाँ पर देंगे। तो ये एक्ट इस चीज़ को मैंडेट करता है कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसीज़ भी पार्लियामेंट में लेकर आई जाए। इसके अलावा इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैग जो है एक एनुअल रिव्यू कंडक्ट करता है। जैसे अभी हम इसी न्यूज़ की वजह से इसको हम पढ़ भी रहे हैं, ताकि इसमें देखा जा सके कि एफआरबीएम के जो टारगेट्स हैं, उनको गवर्नमेंट कितना कंप्लीट कर पा रही है और उसमें कितने चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे टारगेट्स की अगर हम बात करें तो 2018 में लास्ट एक जो अमेंडमेंट किया गया था, तो जो टारगेट सेट किया गया था किसके लिए? जनरल गवर्नमेंट डेब्ट के लिए, है ना? तो जो 60% ऑफ द जीडीपी ये टारगेट सेट किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट के लिए 40% बाय 2024-25 के लिए सेट किया गया है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट है वो कितना पर आ गया? 57%। अचीव तो नहीं किया है हमने 40% के टारगेट को अभी, क्योंकि ये जो हमने अभी पीछे रिपोर्ट देख रहे हैं वो 23-24 के लिए है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर होगा ये, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर कि कैसे 2024-25 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट 40% के टारगेट को अचीव कर पाती है कि नहीं कर पाती है। हालांकि जनरल गवर्नमेंट डेब्ट अगर का टारगेट अगर हम देखें तो 60% ऑफ जीडीपी रहा है। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी सेक्शन से को लेकर क्वेश्चन इससे बने हुए हैं और ये मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा कि 2025 में भी इसको लेकर क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अभी कितना रखा गया है? एफडी का जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का, वो टारगेट जो है 3% ऑफ जीडीपी रखा गया है, रखा गया था मार्च 2021 में। लेकिन मार्च 2021 तक कितना लेकर आना था? 33% ऑफ जीडीपी तक लेकर आना था। लेकिन ये टारगेट में चेंजेस करने पड़ते हैं ड्यू टू पैंडेमिक। हम जानते हैं कोविड की वजह से ये चेंजेस हुआ और अभी द गवर्नमेंट नाउ कमिट द फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26। तो फाइनेंशियल ईयर आप ध्यान रखेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 का, उसमें फिस्कल डेफिसिट को कितना लेकर आना है? 4.5% ऑफ जीडीपी तक लेकर आना है। और ये अभी आप देखेंगे तो इन जून 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेसफुली मेट इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.8% ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिस्कल डेफिसिट को लेकर एक टारगेट सेट किया गया था, किस फाइनेंशियल ईयर को लेकर, 2024-25 को लेकर, कितना 4.8% का, उसको अचीव कर लिया है, उसको हमने प्राप्त कर लिया है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना जो डेप्ट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम किया है, अपने टारगेट को अचीव किया है एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2025 टू 26 का, उसमें टारगेट कितना सेट किया गया, 4.5% किया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का तो अप्रोक्स हमने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी टारगेट इसमें तय किया गया है, 4.5% क्या, फिस्कल डेफिसिट का ऑफ जीडीपी। ओके। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गारंटेड लोन देती है, लोन गारंटीज देती है ना, जैसे कि एग्रीकल्चर में जो लोन दिए जाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से गारंटी देती है। मतलब क्या कि अगर वो नहीं चुका पाएगा तो गवर्नमेंट पे करेगी, है ना। तो ऐसी जो सिक्योरिटीज हैं, ये केवल और केवल 0.5% ऑफ जीडीपी तक ही दिया जा सकता है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर गवर्नमेंट लोन गारंटी दे रही है, तो वो जीडीपी का 0.5% तक ही लोन गारंटी देगी, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंस यूनियन बजट था 2025-26, तो इसमें फिस्कल डेफिसिट के लिए 4.4%, ऐसे रेवेन्यू डेफिसिट के लिए 1.5%, प्राइमरी डेफिसिट के लिए 0.8% और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के लिए अगर आप देखेंगे तो 0.3%। ये एक बजट में एस्टिमेट लगाया गया है कि 2025-26 में हम लोग इन सब डेफिसिट में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा कि ये 4.8% जो है 24-25 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, वो ये रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट 1.9% और प्राइमरी डेफिसिट 1.3%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1% आप कह सकते हैं। तो ये ऑफ जीडीपी है ना, परसेंट ऑफ जीडीपी, ये सब जीडीपी के परसेंटेज में चल रहा है। तो इस टॉपिक से लेकर ये क्वेश्चन रेगुलर प्रीलिम्स में बनते रहते हैं और मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनने का पूरा चांसेस रहता है। लाइक जैसे 2018 में देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन ये बना हुआ है। द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड द डेप्ट ऑफ जीडीपी रेशियो ऑफ 60%। ओके। तो यहाँ पर कितना रिकमेंड किया गया, 60% ऑफ द जनरल गवर्नमेंट, यानी कि जो जीजीडी वाला है, यानी कि जिसमें स्टेट का भी रोल है, स्टेट का भी डेप्ट शामिल होता है, तो 60% तक किया गया। अभी हमने देखा 2023 में, जिसमें 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और 20% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है 20% तक अपना डेप्ट लेकर आए, जो नीचे लेकर आए, कम करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट 40% तक अपना डेप्ट लेकर आए नीचे, जो कि अभी हम कितना देख रहे हैं, 57% तक का देख रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट मैं कहूँगा ये गलत है बिल्कुल, और तीसरा स्टेटमेंट भी आप ध्यान से सुनिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter। इसमें तीसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि स्टेट के ऊपर अगर पहले से ही लोन की लाइबिलिटीज़ हैं, है ना, ऑलरेडी उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, तो नया लोन लेने से पहले उसको क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले कंसल्ट ले करना होगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट आप देखेंगे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट। तो इसमें जो स्टेटमेंट होगा आपका, वो कौन-सा सही होगा? सी बिल्कुल सही होगा, 1 एंड 3 बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से 2025 में, यानी इस साल का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, है ना? बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत डिफ़िकल्ट था, कई लोगों ने कहा कि बहुत ईज़ी था। जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा है और अफ़ेयर्स ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं रेगुलर, उनके लिए बहुत ईज़ी टर्म्स रहा। लाइक जैसे कि क्या क्वेश्चन था, अ कंट्री फिस्कल डेफिसिट स्टैंड एट 50,000 करोड़, यानी कि एक कंट्री का क्या है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, 50,000 करोड़ है। इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यानी कैपिटल रिसिप्ट कितना रिसीव किया है अभी, वो एक सोर्स है उसका जो नॉन डेप्ट है ना। यानी कि ये कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कितना है, 10,000 का है, जो नॉन डेप्ट, ये उधार नहीं लिया है कहीं से, ये किसी और सोर्सेज से आया है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आगे क्या है, द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटी आर 1,500 करोड़, व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, प्राइमरी डेफिसिट आपको बताना है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या है वो आपको बताना है। तो जो प्राइमरी डेफिसिट होता है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करना होता है, जो एफडी है अपना, है ना, फिस्कल डेफिसिट है, इसमें से क्या करो कि जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट
ने पे किया है ना, इंटरेस्ट लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट की उसको माइनस कर दो, सिंपल सा फंडा है, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जैसे 50,000 करोड़ है तो उसमें से 1,500 करोड़ आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपका गणित तो बहुत अच्छा होगा, मैथ, तो कितना आ जाएगा, 48,500 करोड़ ये आपका आ जाता है सीधा-सीधा। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो ये लाइन क्यों दिया है? ये लाइन केवल और केवल जो है हमारे दिमाग को घुमाने के लिए दिया है, एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है उसमें घुमाने के लिए दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि ये आपको देखना है कि ये क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है ना? ये कैपिटल रिसिप्ट्स की बात कर रहा है जो कि 10,000 करोड़ का, और ऊपर से ये नॉन डेब्ट है। इसमें किसी तरीके का डेब्ट नहीं है। आप जब डेब्ट लेंगे तभी तो उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन ये नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स है, मतलब कि कैपिटल रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की, या तो गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट होती है, या गवर्नमेंट की किसी असेट्स में कमी होती है। जब तो ऐसा पैसा, यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उसके बदले में गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर गवर्नमेंट की असेट्स में कमी आएगी। जैसे अगर हम ये जो 10,000 करोड़ रुपया है ये एज़ अ डेब्ट होता, तो पैसा तो आया, है ना? रिसिप्ट तो आया, बट उसके साथ-साथ लायबिलिटी क्रिएट हुई। क्या लायबिलिटी क्रिएट हुई कि भई हमें इंटरेस्ट भी पे करना है और जो कैपिटल अमाउंट है वो भी पे करना होगा बाद में। तो ये चीज़ क्या है, डेब्ट बनी, या तो ये 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग है। मतलब कि गवर्नमेंट ने हो सकता है कि अपने किसी कंपनी में या अपनी किसी जो उसका कंपनी था उसमें क्या किया कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना? मान लीजिए कि रेलवे में डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, और वहाँ से उसको 10,000 करोड़ रुपया मिल गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने मान लिया रेलवे में 100% उसका शेयर्स होल्डिंग है, उसने 20% बेच दिया, है ना? मार्केट में बेच दिया। सिंपल का फंडा समझना है इसको, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो असेट्स थी उसमें कमी आई, या फिर कोई गवर्नमेंट लैंड थी, है ना? उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल कर दिया, और उससे जो पैसा आया वो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर, यानी कि उसकी क्या हुआ, उसका जो असेट्स है उसमें कमी आ गई। इसी तरह से जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसे रिसिप्ट्स होते हैं जो कि मेनली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही उसके असेट्स में कमी आती है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था, और इसको बहुत ईज़ी वे में किया जा सकता था, जो सिंपल प्राइमरी डेफिसिट को जानते हैं, है ना? वो इसको बहुत इसी तरह से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी होता है। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं, इस टर्म्स के लिए आपको बस क्या करना है, अफेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने उन सभी दोस्तों में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई होप आज का जो टॉपिक था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था, और चूँकि अफेयर्स ग्रिड मोस्टली जो टॉपिक्स हैं, इस पर ये जो डेडिकेटेड है आपके करंट अफेयर्स, और इसके साथ-साथ जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड है, और करंट अफेयर्स में यहाँ पे भेदभाव नहीं है। साइंस एंड टेक जो जीएस पेपर 3 है आपका, और उसको पूरी तरीके से ग्रैब करने की कोशिश करता है अफेयर्स ग्रिड, जिसमें आप इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को देखेंगे, और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आएँगे। हाँ, पॉलिटिकल कुछ इश्यूज़ होते हैं तो उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग इकोनॉमी में और जीएस पेपर 3 में अपना होल्डिंग मजबूत करना चाहते हैं, तो अफेयर्स ग्रिड के साथ हमेशा जुड़े रहें। सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और कुछ नए टर्म्स लेकर आ सकूँ, आप लोगों से बात कर सकूँ, क्योंकि मुझे भी रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप मैक्सिमम शेयर करेंगे अपने उन सभी दोस्तों में जिनको इनकी नीड है, वाक़ई नीड है। तो मेरा नाम आप जानते ही हैं, त्रिभुवन जय सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अफेयर्स ग्रिड को अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, लाइक ज़रूर करो, और कमेंट में ज़रूर लिखो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।